2022 के भारत में तथ्यों पे, फैक्ट्स पे, लॉजिक के साथ, फिगर के साथ किताब का नाम बताइए, पेज नंबर बताइए और पैराग्राफ भी बता दीजिए। बचपन में हमारे एक मित्र थे, जहां हम पैदा हुए, आज भी हैं। मैं उनकी एक बात बार बार याद रखता हूं। वो कहते थे कि झूठे को घर तक छोड़ के आना चाहिए, वो बीच रास्ते से फिर आ सकता है। इसलिए अपनी बातों को इतने मजबूत रेफरेंस के साथ रखें कि आपका विरोधी अगर आपकी शक्ल उसे अच्छी नहीं भी लगती, तब भी वो आपकी किसी बात को काट ना सके, ऐसा तर्क रखिए। और सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। हमको तो जल्दी से सुबह पर्चा भरें, शाम को एमएलए बने, ये मकान 4 कमरे से 12 कमरे का हो, लड़का विदेश में पढ़ने चला जाए। इतनी स्पीड की तरक्की को तरक्की मानते हैं हम। साउथ इंडिया के तमिलनाडु के एक बहुत बड़े वकील थे। (1897) में वो कांग्रेस पार्टी के अमरावती का सेशन हुआ, उसमें उनको अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, बड़े लर्नेड आदमी थे। 1908 में वो मद्रास हाई कोर्ट के जज बने, शुद्ध कांग्रेसी थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, गांधी एंड अनार्की। कभी किस किताब का नाम सुना आपने? तो जो आपकी बातचीत का शत्रु है, जो आपको और फौरन डरा देता है कि देखिए ये जो राष्ट्रवादी हैं, ये जो हिंदूवादी हैं, सत्ता में आएंगे तो ये गॉडसे का संविधान लागू करेंगे, और आप उनके कहते ही अपोलोजिस्टिक हो जाते हो। इसलिए कि आप तर्क का जवाब तर्क से नहीं देते। आप भावनाओं में बह करके भारत माता का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उसमें तर्क नहीं होता, तथ्य नहीं होता। उनको अंग्रेजों ने खिताब दिया था सर का। उनका नाम था सर सी शंकरन नायर। उन्होंने जो किताब लिखी, गांधी एंड अनार्की, अब ये कोई आरएसएस वाला लिख देता तो लोग कहते देखिए साहब, ये तो गांधी के हत्यारे, इन्होंने झूठी किताब लिखी होगी। लेकिन 1885 में कांग्रेस बनती है और 1897 में वो उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और उस जमाने के अध्यक्ष और आज के अध्यक्ष में तो जमीन आसमान का फर्क है। जब आदमी को तीर्थ करना चाहिए था, तब वो पार्टी का अध्यक्ष है। बोलते हैं कि 2-3 सेंटेंस दे दो फिर बैठ जाओ। तो सर सी शंकरन नायर ने अपनी किताब गांधी एंड अनार्की के पेज नंबर 90 के ऊपर अपेंडिक्स 3 में एक बड़ी बढ़िया चैप्टर है, और उस चैप्टर को कांग्रेस पार्टी की 1917 में एक विदेशी महिला, आज वाली नहीं, एक विदेशी महिला 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उन्होंने वो पूरा आर्टिकल लिखा है, पेज नंबर 90 पे अपेंडिक्स 3 है। उस महिला का नाम था एनी बेसेंट, और उसका टॉपिक का नाम क्या है? उसका टॉपिक का नाम है मालाबार अगोनी, जिसे आप लोग मोपला मैसेकर के नाम से जानते हैं। उसे आप पढ़ लीजिए। राष्ट्रवादियों के जो संगठन हैं वो वहां आजकल मत्था टेक रहे हैं गांधी के आगे, और उसमें पूरा चरित्र गांधी जी का उड़ा दिया उन्होंने। कोई उनको स्पेयर नहीं किया। और अगर आप उसको तर्क से रखते तो आज मोपला की ट्रेजेडी के बारे में देश को पता होता। इसलिए हमने तमाम उन किताबों को पढ़ा ही नहीं है,
और जो रेफरेंस जिन किताबों का देते हैं वो अवेलेबल नहीं है और उसका कोई लॉजिक तर्क बेसिस नहीं है। इसलिए एक मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा लीडर था यूपी में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जिस नैरेटिव से आप परेशान हैं वो आप ही के पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं और अभी भी कुछ लोग बना रहे हैं। जैसे बताया गया हमें, अभी सुना है हमने, लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है दुनिया में कि हमारा डीएनए 40,000 साल पुराना है। लुटेरे बलात्कारियों का डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। यह हमें अभी पता चला कि संगठन के सर्वाइवल के लिए यह भी करना पड़ता है। फिर एक नैरेटिव अभी और चला है कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, लेकिन उन्हीं का कंट्राडिक्शन क्या है, वो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? फिर आपको क्यों रोक लगानी है अगर सब हिंदू हैं? और सब हिंदू हैं तो कश्मीर में हिंदू ने हिंदू को मारा, बंगाल में हिंदू ने हिंदू को मारा, मोपला में हिंदू ने हिंदू को मारा, तो दोनों में से एक बात तय कर लीजिए कि आखिर ये झूठ बोल कौन रहा है? ये उस दौर में जब आप किसी नेता को, किसी फिल्म स्टार को सुनने के लिए अपना संडे छोड़ करके इतनी बड़ी संख्या में आए हो। इस जागृति से किसको परेशानी हो रही है और क्यों परेशानी होनी चाहिए? तो एक के बाद एक नैरेटिव जो आ रहे हैं वो आप ही के लोग बना रहे हैं, आपका शत्रु नहीं बना रहा। तो एक विश्वविद्यालय है जहां मैं पैदा हुआ, जहां से पढ़ के आया हूं, एक नेता ने बयान दिया कि इस संस्था के संस्थापक, उन्होंने भारत में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी के लिए बड़ा काम किया है। ये मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थ और अपने एजेंडे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। भारत में अभी कुछ दिन पहले डिबेट चल रही थी, मैंने सुना है कि आपके यहां भी कुछ बहादुर पैदा हो गए हैं। आपने भी, जो लोग वीर सावरकर चौराहे पे तस्वीर लगाने पे ऐतराज कर रहे थे, आपने विधानसभा में लगा दी है। कुछ लोगों ने कहा कि यह वीर सावर साहब का कहना था, ये जो टू नेशन थ्योरी की बातचीत थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग अलग हो जाना। कुछ लोगों ने कहा कि ये सावरकर ने कहा है, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आए थे। ये जिन्ना ने भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने। जिस आदमी ने कहा वो भारत के अंदर आज भी एक महान सुधारक के तौर पर स्थापित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक, जो 1920 से पहले मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज था, बाद में फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, भारत की संसद के पार्लियामेंट के एक्ट से बना, उसका संस्थापक सर सैयद अहमद खां का यह स्टेटमेंट था। लेकिन कभी हम जिन्ना की बात करते हैं, कभी सावरकर पे चले जाते हैं, कभी किसी और पे चले जाते हैं, लेकिन हम सच आदमी को जानते नहीं हैं। उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो वहां का छात्र था, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, उस आदमी का नाम था खलीकुज्जमा। उस आदमी ने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है पाथवे टू पाकिस्तान। उस किताब के पेज नंबर 242 के ऊपर खलीकुज्जमा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट, यह लिखता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। लेकिन वह यूनिवर्सिटी है, जहां तक मुझे खबर है, सत्ताओं की मजबूरियां, इस वोट बैंक की भूख ने इस देश में जहां जहां 76% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां 4 नए विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बसाने का निर्णय लिया है।
तत्कालिक तौर पे कोई पार्टी जीत सकती है, वोट ले सकती है, पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, सरकारें गिरती रहेंगी, संगठन बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो इस जमीन पर जहर स्थापित आप कर रहे हैं वो हजारों साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन चल रहे, हमारे मुद्दे ये नहीं है। हमारा मुद्दा प्याज महंगी कैसे हो गई। हम प्याज के महंगे होने पर सरकार गिराते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। सारी बेरोजगारी सनातनी हिंदू के पास है, किसी और के पास है ही नहीं। सबको सरकारी नौकरी चाहिए।